चलिए स्टार्ट करें टॉपिक से। डाटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी इसको बोलते हैं, आइए देखते हैं क्या चीज है। हिंदी में बेटा डेटा सफिशिएंसी को हिंदी में बोला जाता है सर आंकड़ा अनुलग्नक। किताबों में देखोगे तो इस नाम से ये चैप्टर मिलता है, कुछ किताबों में इस नाम से मिलता है आंकड़ा पर्याप्तता। पर्याप्तता इस नाम से मिलता है, ठीक है। अच्छा, पहले की बात हुआ करती थी, पुरानी बात हुआ करती थी, बहुत पहले ये चैप्टर केवल बैंकिंग में आता था, बट अब क्या हो गया है कि ये चैप्टर बैंकिंग के अलावा सभी में आने लगा, मतलब बैंकिंग के साथ साथ में सब में आने लगा। अगर आपने यूपी पुलिस का 2018 वाला पेपर आप देखोगे, गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा आसानी से, उसमें 3 से 4 प्रश्न इसके आए थे। बात समझ रहे हैं? वीडियो का पेपर हुआ था 2018 में, हुआ था, उसमें चेक करिएगा इसके प्रश्न आपको मिले। फिर यूपी ट्रिपल एससी के जितने पेपर हुए सब में आया। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग कुछ फेमस चैप्टर या थोड़े से जो आमतौर पे लोग ज्यादा पसंद करते हैं, हम लोग ऐसे चैप्टर में ही उलझे रहते हैं। घड़ी, क्लॉक बोलते ना, पासा, इसको डाइस कहते हो, कैलेंडर, बस इन्हीं में उलझे रहते हैं। बहुत ज्यादा डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, या कोडिंग रिकॉर्डिंग, ठीक। इसके अलावा बहुत ज्यादा हो गया तो रैंकिंग, ठीक है, और घन आपको बता दें क्यूबॉइड बोलते हैं इसको, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर नोटिस करना तो स्टूडेंट्स इन्हीं में ही उलझे रहते हैं। वो सोचते हैं रीजनिंग मतलब इतना, या अच्छा पढ़ना पड़ गया तो सीरीज भी पढ़ लेते हैं लोग, बिल्कुल श्रृंखला भी पढ़ लेते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। ये जितने हमने लिखे हैं आप नोटिस करना, आपने भी जो ज्यादातर चैप्टर पढ़े हैं, मिसिंग नंबर, ज्यादातर जो चैप्टर पढ़े हैं वो इन्हीं में से पढ़े, मतलब जो ज्यादातर इंटरेस्ट आपका बनेगा वो इन्हीं में से बनता है। देखिए आपका इंटरेस्ट किसमें है उससे को मतलब नहीं है पेपर वालों को। पेपर वालों को मतलब इससे है कि हमको पेपर में देना क्या है, ठीक है। तो 4 तरह की रीजनिंग होती है, एक होती है क्रिटिकल, एक होती है एनालिटिकल, एक होती है लॉजिकल, एक होती है नॉन वर्बल। तो चारों में से एक क्रिटिकल जो रीजनिंग होती है उसका एक छोटा सा भाग होता है, बात समझ रहे हैं। और हम लोगों की गलतफहमी ये रहती है कि रीजनिंग मतलब बस यही सब कुछ, जबकि ऐसा नहीं है सर। ये 25% जो रीजनिंग है उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा है। 100% रीजनिंग में ये मैं इसलिए जानबूझकर बताता हूँ जिससे सच्चाई आपको पता हो और आप तैयारी करें तो सही रणनीति से करें। ये नहीं कि अंधेरे में भागते चले जा रहे हो, कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी, पता चला गलत दिशा में जा रहे हो तो कभी नहीं मिलेगी। सर रीजनिंग जो होती है टोटल 4 तरह की होती है। क्रिटिकल रीजनिंग, एक होती है आपकी सर एनालिटिकल रीजनिंग, एक होती है सर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और एक बेटा होती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग, अभाषिक तरह से, जिसमें कि कागज काटना, कागज मोड़ना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये सारी चीजें उसमें मिलती है। 4 तरह की रीजनिंग होती है। अब जरा सोचो 100% में 4 का भाग दोगे तो हर एक के हिस्से में कितने परसेंट है? 45% ही तो आएगा बेटा, ठीक है, हर एक के हिस्से में 45% आएगा। अब आप अनुमान लगा सकते हो आसानी से कि ये जो 25% वाला ये वाला हिस्सा है बेटा, इसके अंतर्गत ये चैप्टर आते हैं जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सर ये पूरी रीजनिंग का 25% से भी थोड़ा कम भाग है, और हम लोग इनको पढ़कर केवल पेपर देने चले जाते हैं। तो सोचिए 75% तो हमने पढ़ा ही नहीं। और आपको बता दें इससे नॉर्मल पेपर तो हो जाया करते थे, नॉर्मल का मतलब एसएससी के पेपर, क्योंकि एसएससी में रीजनिंग कुछ नहीं आती थी। आपने गौर किया होगा तो उसमें जीआई आती थी, रीजनिंग नाम से सब्जेक्ट नहीं आता था, उसमें जीआई नाम से आता था। उसमें जीएस कभी नहीं आती है। कभी भी एसएससी का सिलेबस उठा के देख लेना, नोटिफिकेशन देख लेना, उसमें जीएस नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा जीए। सर जीए में, जीएस में, जीके में फर्क होता है, उसी तरह से जीआई में और रीजनिंग में फर्क होता है। तो जीआई आती थी अभी तक एसएससी में। पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी ने रीजनिंग देना शुरू किया,
इस बार जो CHSL की रीजनिंग आई और CGL की मेंस की आई, बेटा इस बार रीजनिंग शुरू हुई है पहली बार, और रीजनिंग जब शुरू हुई है तो उन्होंने सारी चारों चीजें देना स्टार्ट की है, तब लोगों को लगने लगा कि रीजनिंग टफ आई है इस बार। CHSL में इस बार लोगों की रीजनिंग छूटी थी, समझ रहे हैं, और CGL मेंस में रीजनिंग छूटी थी, मैथ्स कर ली थी लोगों ने, मैथ्स करने लग रही थी। तो ये चीजें अब पहली बार स्टार्ट हुई है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब में तो पहले से रीजनिंग अच्छी दे रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है बेटा, ये जो आपने 4 हिस्से लिखे हैं, इनमें से बेटा, इनमें से गौर करना, इनमें से जो ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, इसी के अंदर आता है डेटा सफिशिएंसी। आते तो बहुत सारे चैप्टर हैं, उनमें से डेटा सफिशिएंसी भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोगों को यही डेटा सफिशिएंसी इसमें पढ़ना है। आइए देखते हैं, और एक फायदे की बात आपको बताएं, डेटा सफिशिएंसी जब भी पेपर में आएगा तो एक क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कभी एक सिंगल क्वेश्चन देते ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं। वो कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको देंगे, ये जरूरी है, उससे कम नहीं दे सकते, ठीक है। 3-4 देते हैं या 5 भी दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डेटा सफिशिएंसी। ध्यान दीजिए, इसमें होगा क्या सर, जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया गया हमको कि बताइए कि x का क्या मान है, x का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सर अब हम ऐसे कैसे बताते हैं x का मान क्या है, कोई अल्फाबेटिकल सीरीज वाला कोडिंग डिकोडिंग वाला तो x है नहीं, ऐसे ही x दे दिया इन्होंने। अब ये x कुछ भी कहीं भी हो सकता है, अब x की वैल्यू बतानी है तो हम कहेंगे कि भाई ऐसे नहीं बताएंगे, कुछ जानकारी भी तो दीजिए। तो वो आपको अब डेटा देना शुरू कर, इनको बोलते हैं डेटा, या हिंदी में कहते हो आंकड़े। अब आंकड़े देना शुरू कर रहे हैं, आंकड़े मतलब होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन। तो अब आपको वो जानकारी देना शुरू कर रहे हैं। पहली जानकारी, पहली जानकारी में आपसे बताया गया बेटा कि x plus 2y is equal to 46। बताओ क्या इससे निकाल लोगे x का मान? बोलो बेटा, क्या इससे x का मान निकाल लोगे? अपने हिसाब से तय करिए, दूसरे की बात पर मत आइए, अपने हिसाब से तय करिए। क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं सर, भाई पता नहीं y कितना है, तो हम जब y नहीं पता तो भला x कैसे निकालें, पॉसिबल नहीं। अच्छा, इन्होंने एक दूसरी जानकारी दी हमको, दूसरी जानकारी दी सर, गौर करिएगा। उसमें कहा गया, बोला गया 2x² प्लस y इज इक्वल टू मान लेते हैं बेटा कि 76। क्या इससे x का मान निकाल लो? बोलो भैया, क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा, इसमें तरीका ये होता है, पहले आपको केवल फर्स्ट को देखना है। जब पहले से नहीं निकल पाया मान x का तो आपने इसमें क्रॉस लगा दिया। अब आप पहली जानकारी को बिल्कुल मत देखना, इसका काम खत्म हो चुका है। अब आप केवल क्वेश्चन को देखो और दूसरी जानकारी को देखो, क्वेश्चन को देखो और दूसरी जानकारी को देखो। क्वेश्चन में पूछा क्या था? x का मान, और दूसरी जानकारी को केवल देखो। तो यहाँ पर 2x² प्लस y बराबर दे रखा है। सर क्या इससे x का मान निकल है? देखो होता क्या है, यहीं पर आप इम्पेशेंस होने लगते हो, थोड़ा धैर्य होने लगते हो, और कहीं ना कहीं उतावलापन सा आ जाता है कि सर दोनों समीकरणों को मिला दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। यही आपको पेशेंस नहीं खोना, यही गलती नहीं करनी बेटा। हमने आपसे क्या कहा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले पहली जानकारी से देखा, आंसर नहीं आया। अब बेटा दूसरी जानकारी से देखने जा रहे हैं, तो जब अकेले दूसरी जानकारी से देखोगे तो 2x² प्लस y बराबर 76, तो y का तो मान ही नहीं पता। जब y का मान ही नहीं पता तो क्या x निकाल पाओगे? नहीं। जब पहले से भी नहीं आ पाए, दूसरे से भी नहीं आ पाए, तब एक रास्ता आता है दोनों को मिलाकर। और आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई गई है, द्विघात समीकरण पढ़ाए गए कक्षा 5 में पढ़ाए गए नहीं? सभी को पढ़ाया गया बेटा, है ना? तो कक्षा 5 में, 6 में और बाकी BSc तक में है द्विघात समीकरण। तो चलिए, द्विघात समीकरण का मतलब 2 वेरिएबल्स है तो इक्वेशन में 2 होनी चाहिए, 3 वेरिएबल्स है तो इक्वेशन में 3 होनी चाहिए। अगर 2 चर राशियां हैं तो समीकरण भी 2 होने चाहिए, 3 चर राशियां हैं तो समीकरण भी 3 होने चाहिए। ऐसी बातें आपको बताई गई। इस आधार पर अगर सॉल्व करोगे तो भाई दोनों इक्वेशन को मिला लो,
इसमें जब दोनों को एक साथ मिलाओगे तो गौर करना बेटा, यहाँ पर लिखा x + 2y, यहाँ लिखा 2x² + y = 76। तो अगर आप देखोगे तो दोनों को एक साथ मिलाओगे तो दोनों में या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो। तो नीचे वाले समीकरण में अगर बेटा हम पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, तो आप बताओ क्या ये 2y हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ भी 2y हो जाएगा, ये भी 2y सॉल्व हो पाएगा मेरे ख्याल से। तो ये हो जाएगा 4x² + 2y = 76 दूना 152। अब आपके पास में समीकरण कैसे सॉल्व होता है आपको सबको पता होगा, जोड़ घटाना आता होगा आप सबको, ठीक है? हाँ नहीं बोल रहे हो हैं? हाँ, जोड़ घटाना हमने पूछा आता होगा, हाँ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि जोड़ घटाना में भी अपने ऊपर शक है। पता नहीं गुरुजी कहीं ऐसा ना हो जोड़ घटाना भी हम गलत करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं बेटा, माइनस कर लेते हैं। ये चीजें आप सबको बताई गई होंगी, है ना बेटा? तो ये लिखा हुआ 4x², अगर आप देखोगे तो x - 4x² = ये क्या आ जाएगा, माइनस का 104, 106। तो कुल मिला के आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में हल करना, भले x की वैल्यू स्क्वायर रूट में आए लेकिन आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? x की वैल्यू निकल आएगी, भले रूट में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो x का कुछ ना कुछ मान निकल आएगा। ये x का मान रूट में इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये हमने बना के वैल्यू दिया, ये सब बना के दिया। अगर ये इक्वेशन सही ढंग से सजाकर सॉल्व करके दी होती तो वैल्यू निकलती, बिल्कुल निकलती। तो आपको इसी तरह से पेपर में प्रश्न मिलेंगे, एक पहली जानकारी, एक दूसरी जानकारी, ठीक है? इन्हीं को लेकर आपको सवालों के जवाब देने होते हैं। तो चलिए आइए इनके ऑप्शन समझा देते हैं। ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विकल्प। इस चैप्टर में आप जो गलती करोगे वो मैं बता दे रहा हूं पहले से, गारंटी बता रहा हूं, आप ऑप्शन में ही गलती करोगे, ऑप्शन के अलावा कहीं गलती नहीं करोगे। आपसे गलती केवल ऑप्शन में होगी, केवल, क्योंकि ये हम आज के आधार पर नहीं बता रहे हैं बेटा। बैंकिंग के कैंडिडेट्स जो कि रीजनिंग को बहुत डीप में जाके पढ़ते हैं, समझ लो वो तक ऑप्शन में गलती कर देते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है गलती होती है ऑप्शन में, लेकिन उसी को सुधारने का तरीका भी बता रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन दे दिया गया, तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया गया हो, कुछ भी पूछा गया हो, कुछ भी, आपको करना ये है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पहले और पहली जानकारी को इस्तेमाल करिएगा। पहली जानकारी को, केवल पहली जानकारी को इस्तेमाल किया, मान लो इससे आंसर निकल आया, पूछे गए प्रश्न का जवाब इससे आ गया, तो इस पर आपने सही का निशान लगा दिया। अब आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आप दूसरी जानकारी को देखिएगा, क्या इससे आंसर आ रहा है? हो सकता है इससे आंसर ना आ पाए। When only data first is sufficient to answer the question and data second is insufficient. बात समझ रहे हैं? जब प्रश्न में दिया गया पहला आंकड़ा ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो और दूसरा आंकड़ा अपर्याप्त हो, तब बेटा हम ऑप्शन ए मानकर चलेंगे। ए का मतलब पहले से आंसर आएगा और दूसरे से आंसर नहीं आएगा। अच्छा, एक स्थिति यह भी हो सकती है कि मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहली जानकारी लगाई, हो सकता है इससे आंसर ना आ पाए। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और दूसरी जानकारी लगाओ, हो सकता है इससे आंसर आ जाए। पहले से ना आ पाए लेकिन दूसरे से आंसर अकेले आ जाए। जब केवल दूसरे से आंसर आए, when only data second is sufficient to answer the question, जब प्रश्न में दिया गया केवल दूसरा आंकड़ा ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो, परंतु पहला आंकड़ा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हो, तब बेटा हम ऑप्शन लेकर चलेंगे बी। बी का मतलब when first is insufficient and second is sufficient। इसी से बना है sufficiency चैप्टर का नाम, ठीक है? अब एक स्थिति क्या हो सकती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने पहली जानकारी लगाई और पहली जानकारी से आंसर आ गया, हो सकता है। फिर आपने क्वेश्चन को पढ़ा और दूसरी जानकारी लगाई और कोई आंसर इससे भी आ जाए। जब आंसर पहले से भी आ जाए, दूसरे से भी बेटा, और आंसर ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि दोनों से एक जैसा है, इससे मतलब नहीं है, चाहे भले आंसर अलग अलग निकल रहा हो, वैल्यू अलग अलग आ रही हो, बस कुल मिला के आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये। तो जब पहले से भी आंसर आए, दूसरे से भी आंसर आए, तब बेटा हम लगाते हैं ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी का मतलब आपको बता दें, पेपर में लिखा हुआ मिलेगा या तो फर्स्ट या सेकंड, और आमतौर पे या तो फर्स्ट या सेकंड का मतलब आप पता है क्या मानकर चलते हैं? आप ये मानकर चलते हैं कि या तो पहले से आएगा या दूसरे से आएगा, जबकि नहीं सर, पूरी रीजनिंग में यहीं पर आकर ऑप्शन सी का मतलब बदल जाता है। पूरी रीजनिंग में इस वाली भाषा का मतलब ही बदल जाता है। इसका मतलब होता है कि पहले से भी आएगा और दूसरे से भी आएगा, या पहले से या दूसरे से नहीं लिखा जाता है ऐसा, लेकिन इसका मतलब पता है क्या होता है कि पहले से भी आएगा और बेटा
दूसरे से दिया है, नहीं समझ पाए, ठीक है। यहीं पर आपसे गलती होगी, स्वाभाविक है बेटा, यहाँ पर नॉर्मली होती है, कैंडिडेट से हो जाती है। आइए इस ऑप्शन सी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पूछा गया x का मान क्या, ये पूछा। पहला समीकरण दिया है 2x², बेटा पहला समीकरण दिया है, आपको दिया है 2x² 72 बात। दूसरा समीकरण दिया हुआ है, वो दिया है बेटा, दूसरा समीकरण दिया है बेटा x प्लस y प्लस 6 बराबर y प्लस 15, ये आपको दिया गया। चेक करिए, सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग कोशिश करिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप x का मान पूछा है, आप केवल पहले समीकरण पर ध्यान दो, दूसरी जानकारी से मतलब भी नहीं रखना, केवल पहले से अगर पहली जानकारी को इस्तेमाल करो और देखो क्या x का मान आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है बेटा, 2x² बराबर इतना, तो आप जानते हो कि 2 को बटे में ले जाओगे तो 72 में 2 का भाग तो 36, x² बराबर 36, x बराबर 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो क्या पहले से आंसर आ गया। अब आप इसको भूल जाइए, पहले से आ गया, आपने राइट का निशान लगाया, अब इसको भूल जाइए, अब आपके पास पहली जानकारी है ही नहीं। अब आप क्वेश्चन को देखिए और दूसरी जानकारी को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और दूसरी जानकारी को देखिए। अब आप ये देखिए कि बेटा इसमें जो समीकरण दिया है, इसमें देखोगे तो ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएंगे, जानते हो कि नहीं बेटा, प्लस का y बचा उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, और माइनस y प्लस y मिलकर खत्म हो जाएंगे शायद, ठीक है। और ये 6 जब उधर पक्षांतर होगा तो माइनस का 6 होगा, 15 में 6 गया। क्या x की वैल्यू इससे भी आ रही है कि नहीं, जो पूछा था वो चीज निकल के आ रही है, भले ही दोनों से मान अलग अलग क्यों ना आ रहा है। इससे आपको याद होगा, इससे x का मान कितना आ रहा था 6, और इससे कितना आ रहा है 9, भले ही मान अलग अलग क्यों ना आ रहा हो, पर मान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बस यही इंपॉर्टेंट बात है, दोनों से जब x की वैल्यू निकल गई, जो प्रश्न है उसका उत्तर दोनों से आ जाए, तब ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, सी। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नहीं समझ में आया सर, क्लियर हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये था ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर डी को और समझा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, पहली जानकारी दी गई इसको हल करने के लिए, और एक दूसरी जानकारी दी गई इसको हल करने के लिए। हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ लिया, पहली जानकारी इसमें लगाई और देखा क्या पहली जानकारी से आंसर आ रहा है, कहो हो सकता है ना आ रहा, तो हमने कट्टम निशान लगा दिया। अब हमने क्वेश्चन को फिर से पढ़ा और दूसरी जानकारी को चेक किया, ये देखा क्या इससे आंसर आ रहा है, और हो सकता है इससे भी ना आ रहा हो। बेटा नजर ये एग्जॉस्ट बंद कर देना बराबर, तो पहले से भी नहीं आ रहा, दूसरे से भी नहीं आ रहा। हो सकता वजह कुछ ऐसी हो सकता वजह ये हो कि आधी बात इसमें बताई गई है, आधी बात इसमें बताई गई है बड़े भैया, तभी तो आंसर ना। ठीक, हो सकता है कि आधी बात इसमें बताई गई हो, आधी इसमें बताई गई हो, तभी। बेटा फैन चला दो, उसको व्हाइट वाला फैन चला दो, नहीं करोगे चला दो, बच्चों को तो आधी जानकारी हो सकता है इसमें दी गई हो, आधी इसमें दी गई हो, तभी आंसर ना आ रहा। वजह हो सकती है, बात समझ में, हो सकता है इसलिए आंसर ना आ रहा। तो जब बेटा इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है, तो अब जब दोनों पे कट्टम लग जाए, जब दोनों पे कट्टम लग जाए, तब बेटा आप दोनों को मिलाना, तब दोनों को मर्ज करना। जब दोनों पे कट्टम लग जाए तब दोनों को मिलाना, और दोनों को मिलाकर अब चेक करना क्या मिलाने से आंसर आ रहा, और हो सकता है दोनों को मिलाने से आंसर आ जाए। और जब ये स्थिति आ जाए तब आप ऑप्शन लगाओगे, पता है कौन सा, ई, पांचवा। ई का मतलब होता है when both data are together sufficient to answer the question, जब दोनों ही आंकड़े मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो, तब ई लगाते हैं। गौर करना, पहले मैंने ए का परिचय दिया, फिर बी का परिचय दिया, फिर सी का दिया, फिर ई का दिया। हम डी का परिचय आखिरी में देने जा रहे हैं, इसका मतलब है डी दरअसल आखिरी में ही डी का नंबर भी आता है, बस लिखा ऊपर होता है, लेकिन ये लास्ट अटेम्प्ट होता है। देखना कैसे, हमको कोई क्वेश्चन पूछा गया और पहली जानकारी दी गई, हमने देखा उससे आंसर नहीं आ रहा, फिर दूसरी जानकारी लगाई उससे भी नहीं आ रहा, और जब दोनों को मर्ज कर दिया, मिला दिया, और हो सकता आंसर तब भी ना आ पाए। अब कोई रास्ता नहीं बचा, ना पहले से, ना दूसरे से, ना दोनों को मिलाकर। जब किसी भी तरह से आंसर ना आ पाए, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं, तब ऑप्शन डी लगाएंगे। डी का मतलब होता है नाइदर नॉर, इसको बोलते हैं ना तो पहले से आएगा ना दूसरे से। मैं सरल करके लिख देता हूं,
ना तो पहले से आएगा, ना ही दूसरे से आएगा, और ना ही दोनों को मिलाकर आएगा। मतलब दोनों से अकेले अकेले भी नहीं आएगा और दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। ये है पूरे ऑप्शंस। एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन बोले सर लिखिएगा। बताइए कक्षा में कितने बच्चे हैं? बताइए कक्षा में कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास? कक्षा में कितने बच्चे हैं? लिख लिया आपने? अब नीचे लिखिए फर्स्ट, पहली जानकारी। फर्स्ट हम जैसे लिखते थे ना, ये फर्स्ट डेटा फर्स्ट, पहली जानकारी। बोले सर पहली जानकारी लिखिएगा। कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की आप लिख रहे हैं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कॉमा लड़कियों की संख्या की 60% है, 60% है। मतलब कक्षा में जो बेटे लड़के हैं ना, वो लड़कियों का कितना परसेंट है? 60%। सही बात, लिख लिया? अब दूसरी जानकारी लिखो, सेकंड नंबर डेटा लिखो। बोले लिखिएगा। इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या के बीच अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर 24 है, 24 है, 24 है। भैया लिख लिया? आपके पास में एक प्रश्न है और उसका उत्तर निकालने के लिए 2 जानकारियां हैं। शुरू हो जाइए, कोशिश करिए और ध्यान रखिएगा, पेशेंस नहीं खोना। ये नहीं कि 2 जानकारियां तुमको दे दी तुम लालच में आ जाओ कि जितनी दी हम सब मिला के इस्तेमाल करेंगे। नहीं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और पहली जानकारी लगाइए, केवल पहली जानकारी। चेक करिए क्या उससे आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस पर सही का निशान लगा दीजिएगा। फिर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा और दूसरी जानकारी लगाइएगा। चेक करिएगा क्या उससे भी आंसर आ रहा है। ऑप्शन ये सबसे नीचे वाला हो सकता है सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देख लीजिए, जब जिससे आंसर है उस पर टिक का निशान लगा दीजिए। लड़कियों आप लोग का कुछ 100 रुपए है, जल्दी करिए। इसमें इतना समय लगा ना तुम? हाँ भाई, ये सी ई, हाँ भाई ये निकला है। चलिए बढ़िया, और बताइए, और कुछ बताइए। कुछ सी बता रहे हो? सी है कि ई? ये तय कर लो सर। आंसर है ई, 5वां। अब याद होगा जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो आपसे एक बात कही थी कि आप गारंटी है कि ऑप्शन में गलती आपसे होगी। बोला था कि नहीं बोला? ये 100 ये देखिए, इसमें आपकी कमी नहीं, कहीं कमी नहीं। होता क्या है, लिटरली बताऊं, पेपर में इनमें गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो गलतियां हम लोग अभी सुधार लेंगे तो बेहतर रहेगा। आइए आपको बताते हैं, गौर करिएगा सर। सिंपल सा सवाल है, और जो लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाए गलत बात है, क्योंकि गणित की सबसे सरल वाली कैलकुलेशन है, शुरुआत की, और ये इनिशियल लेवल की कैलकुलेशन। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब गणित में आपको ध्यान देने की जरूरत है। गणित वाले जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसको प्रॉपर पढ़ नहीं रहे हो, गलतियां आपसे हो रही है। चलिए मुद्दे पे आते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, जरा बताओ। ये क्वेश्चन ही नहीं था। बताइए कि कक्षा में,
शाबाश। बताइए कि कक्षा में, सर क्वेश्चन ये था, बताइए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे, यही तो था, कुल कितने बच्चे, ये बताओ कुल कितने बच्चे हैं। बच्चे मतलब लड़के कि लड़कियां कि दोनों? दोनों सर, बच्चे मतलब दोनों, कुल बच्चों की बात हो रही है, यही पूछेगा। चलिए बता देंगे कितने बच्चे हैं। अब जानकारी तो दो पहले आपको, तो पहली जानकारी क्या दी है आप बताओ। कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या, तो हमने काम किया ऐसे लिख दिया बॉयज, हिंदी में भी लिख देते हैं लड़के, आप समझ गए? अच्छा, इधर लिख दिया गर्ल्स, बेटा गर्ल्स मतलब लड़कियां, ये सबको ही पता है। तो चलिए, तो बोला ये क्या, कक्षा में जो पढ़ने वाले लड़के हैं ना, वो लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है? 60%। तो मतलब अगर लड़कियां आप मान रहे हो 100, तो लड़के पता है कितने? 60। लड़कियां अगर आप मान रहे हो 10, तो 10 का 60% होता है 6। अगर लड़कियां आप मान रहे हो 1000, तो लड़के हैं 600। आप जितनी भी लड़कियां मानना हो मान लो, जो आपका मन करे, बस उसका 60% ये, ठीक। अब आप चाहे तो 60 और 100 का अनुपात निकाल लो, रेशियो, चाहे तो 6 और 10 का अनुपात निकाल लो, चाहे 600 और 1000 का अनुपात निकाल लो, या तो उसको x मान लो, मन करे तो लड़कियों को x मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और x का 60% होता है इस तरह से, x गुणे 60/100। आप चाहो तो ये कर दो। अब आप चेक करना, जब आप इस तरह से करोगे तो बेटा आप बताइए जो बटे वाला 100 है, क्या ये उस तरफ पहुंच जाएगा? तो क्या इसी को कह सकते हो 60x अपॉन उस तरफ क्या कहोगे 100x कह सकते हो। तो आप चाहे तो इसमें से किसी का भी अनुपात निकाल लेना, अनुपात सबका सेम आएगा, सबका सेम आएगा, बदल सकता ही नहीं कभी। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ये तो सिंपल बात है, ये तो लॉजिकल बात है बेटा। देखो 60 और 100 का अनुपात निकालोगे, ठीक है, तो बेटा कितना आएगा? दोनों को 20 से काट दे, तो 20 से 60 और 20 पंचे 100, अनुपात कितना है? 3/5। आप किसी का भी अनुपात निकाल लो, 3/5 ही है। तो चलिए आपको अनुपात पता चल गया, रेशियो पता चल गया, रिस्पेक्टिव रेशियो पता चला, क्रमशः अनुपात, लड़के और लड़कियों के बीच में जो क्रमशः अनुपात दिया है बेटा, वो कितना दिया? 3/5। चलिए अनुपात पता चल गया, पर हमसे अनुपात पूछा ही कहां था? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, जरा ऊपर देख के बताओ, कुल कितने बच्चे हैं, इससे तो अनुपात आया है। अनुपात से क्या बच्चे निकल आए? सर भैया अनुपात ये है, हमें क्या पता कि लड़के कितने लड़कियां कितनी, कुछ भी हो सकते हैं, अनुपात तो कुछ 3-5 किसी से ही बन सकता। इससे पहली जानकारी से आंसर नहीं आया, अब पहली जानकारी को हमने हटा दिया। अब देखते हैं बेटा दूसरी जानकारी। जी बताएं, दूसरी जानकारी क्या थी? फिर से बोलिए, सुन नहीं पाए। अंतर 24, मतलब इन्होंने हमसे एक बात कह दी कि बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस है बेटा, ये जो साइन होता है, ये निशान, ये डिफरेंस का, अंतर का निशान होता है। बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 24। अरे भैया लड़के लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर 24 का होगा, पर ये कहां पता कि लड़के कितने लड़कियां कितनी? भाई अंतर जो 24 है वो तो किसी का भी हो सकता है। मान लो लड़के 100 हैं और लड़कियां मान लो आप वो हैं आपकी 66, नहीं कितने, 76। आप बताओ 100-76 का अंतर 24 होता है कि नहीं होता है? हो सकता है लड़के 1000 हो और लड़कियां जो है वो 976। आप बताओ क्या इन दोनों को घटाओ तभी तो 24 आ रहा है? तो लड़के लड़कियां इससे नहीं ना बदल जाएंगे, इससे भी नहीं बदल पाएंगे, ठीक है ना। आप बताइए क्या इससे लड़के लड़कियों का अंतर 24 क्या इससे बदल जाएगा? कितने लड़के कितनी लड़की भैया चल पाएगा? नहीं। अब करना ये कि जब दूसरी जानकारी से भी काम ना चल पाए, अच्छा होता क्या है, जब हम दूसरी जानकारी को चेक कर रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं कोने में ये जानकारी अभी भी झांक रही है, अरे है तो सर देखो, आप मदद ले लो उधर। और ध्यान रखना, जीवन का मूल मंत्र, जब पहली वाली पे ध्यान देंगे तो दूसरी वाली पे ध्यान नहीं देंगे, और जब दूसरी वाली पे ध्यान देंगे तो पहली वाली पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दे रहे, पर उसको पता नहीं चलना चाहिए, समझ रहे हो? ये जीवन में बहुत काम आने वाली बात है, सीख लो। जब पहली वाली पे ध्यान देना तो दूसरी वाली पे ध्यान मत देना, और जब दूसरी वाली पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन उसको पता है ना, चलो है ना। और अभी तो दो हैं, आगे चल के जब तुम अच्छे एग्जाम दोगे, पीओ वगैरह, आरबीआई ग्रेड पी ऑफिसर या इंश्योरेंस का डबल ए हो, तब 3 मिलेंगी जानकारियां। हाँ सोचो कितना मैनेज करना पड़ेगा, पहली वाली पे ध्यान दे तो बाकी दोनों पे ध्यान ना दे, और जब दूसरी वाली पे ध्यान दे तो पहली तीसरी पे ध्यान ना दे, मतलब कपिल शर्मा बनना पड़ेगा।
मूवी थी एक कोई, अच्छा वो खैर अलग दिशा है, हम तुमको क्या बता रहे, देखो हम केवल पढ़ाई नहीं सिखाते, हम जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको बता रहे हैं जीवन में काम आने वाली बात है। तो जब बेटा आप पहली जानकारी को अप्लाई कर रहे थे तो उसको अप्लाई किया, इस पे काम नहीं बना, कट्टम लगाया, इसको भूल गए, किनारे कर दिया। अब जब दूसरी जानकारी को हम चेक कर रहे हैं तो इस समय तो केवल दूसरे को चेक करेंगे ना, पहली जानकारी तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो जा चुकी है, तो केवल दूसरे को चेक करेंगे। क्या इससे आंसर आ पा रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब पहले पे भी कट्टम लग जाए, दूसरे पे भी कट्टम लग जाए, जब दोनों से आंसर ना आ पाए, अब आपको एक अधिकार मिलेगा। अब मिलेगा जब अब मिलेगा कि दोनों को अब मिला सकते हो। ध्यान रखना, मिलाने का अधिकार, मर्ज करने का अधिकार आपको तभी प्राप्त होता है जब दोनों पे कट्टम लग चुका है। अब मिला दो। जब मिलाओगे तो लड़की और लड़कियों के बीच में अनुपात पता है, तो एक काम करते हैं, जो बच्चा अनुपात पता है ना, रेशियो, एक काम करो, इसी अनुपात को ही संख्या मान लो लड़के लड़कियों की। मान लो लड़के 3 है, लड़कियां 5 है, लड़के 3 है, लड़कियां 5 है। अगर लड़के 3 है, लड़कियां 5 है, तो आप मुझे बताओ क्या 3 और 5 का अंतर आप बता सकते हो? तो 2 बराबर कितने के? 24 के। 2 बराबर 24, तो 1 बराबर 1 बराबर 12। आपने लड़के माने कितने थे? 3, तो 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 12 3 36, और 1 बराबर 12, तो 5 बराबर 60। तो बेटा लड़के लड़कियां जो आ गए वो 36 और 60 आ गए। आप मुझको बताइए क्या दोनों को मिलाने के बाद आए हैं? चेक करिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कहा गया हो कि फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर आंसर है। कौन सा ऑप्शन है सर? ई। क्या बात सही है? ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा? ई। नहीं पढ़ने पड़ा जी, बताएं। ई वाला ऑप्शन फिर से बोलो, क्या करें? सी में रख दे, फिर सी वाले को देखो। डी का मतलब क्या है? डी, ये पेपर में इतना सब कुछ लिख के नहीं आएगा जो ये लिखा हुआ है। पेपर में ऐसे ऑप्शन कभी आएंगे नहीं, पेपर में एक भाषा के रूप में आएंगे। उसी भाषा को हमने क्या किया है, थोड़ा सरल करके लिख दिया। पेपर में पहला ऑप्शन ये कभी इस तरह से नहीं आएगा, ये तो हमने इजी करने के लिए आपके लिए लिख दिया। वहां आएगा कि केवल पहला आंकड़ा ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है बेटा, पर्याप्त है के लिए पर्याप्त है बेटा, ये आएगा ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन ऐसा आएगा, ए, केवल पहला पर्याप्त है और दूसरा आंकड़ा अपर्याप्त है। वो अंडरस्टूड है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा? केवल दूसरा आंकड़ा बेटा, केवल दूसरा आंकड़ा ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस भाषा के रूप में आएंगे ऑप्शन, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, पर्याप्त है, ये आएगा सर दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या आएगा? वो इस तरह से कभी नहीं आएगा, वो तो मैंने सरल करने के लिए आपको ये सब दिखा दिया जिससे आपको इजी लगे। पेपर में आएगा तो इस रूप में आएगा बेटा, या तो पहला आंकड़ा, या दूसरा आंकड़ा पर्याप्त है। ये भाषा है, ठीक है, ये भाषा है। और डी क्या आएगा? ना तो पहला आंकड़ा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। भैया ये आएगी आपकी भाषा ऑप्शन नंबर डी की, ना ही दूसरा आंकड़ा पर्याप्त है सर ये। और ई आएगा कि दोनों ही आंकड़े मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ये भाषा के रूप में आएंगे। तो भाषा में थोड़ा सा आप लोग खुद भी पढ़ रहे होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो हमने इसीलिए उसको सरल करके लिख दिया था बेटा। ठीक है, सी का मतलब बस आप इतना समझना कि पहले से भी अकेले आ जाएगा और दूसरे से भी अकेले आ जाएगा। और ई का मतलब क्या है? दोनों को मिलाकर ही आएगा। अगला क्वेश्चन लिखा जाए जल्दी से। बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है? बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? लिख लिया सर? आप नीचे लिखिए फर्स्ट, पहली जानकारी लिखिएगा। ए के पिता
ए के पिता ए के पिता ए के पिता तथा 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 बी के पिता, ए के पिता तथा बी के पिता आपस में भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं। भैया लिखा। दूसरी जानकारी लिखिए, दूसरी जानकारी लिखिएगा, लिखिएगा। अगला सेकंड नंबर जानकारी लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। ए डब्ल्यू की संतान है, ए डब्ल्यू की संतान है, जबकि बी आर की संतान है, आर की, जबकि बी आर की संतान है, आर की संतान है। और लिखते रहना इसी में, और डब्ल्यू तथा आर, डब्ल्यू तथा आर, डब्ल्यू तथा आर एक ही व्यक्ति की संतान है, डब्ल्यू तथा आर एक ही व्यक्ति की संतान है, डब्ल्यू तथा आर एक ही व्यक्ति की संतान है। ठीक, ये चलिए कुछ प्रयास करिए और आंसर बोलिए। क्या जेंडर पता है सबके, ए और बी के सारी चीजें देख लीजिएगा। क्या ए लड़का या ए लड़की, बी लड़का या बी लड़की, क्या ये बातें कंफर्म हो पा रही है, चेक कर लीजिएगा। क्या आपको सबके जेंडर पता है, देख लीजिएगा। क्योंकि जो रिश्ता पूछा गया है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में यही तो पूछा है, ए का बी से क्या संबंध है, यही तो पूछा है सर, है ना, ए का बी से क्या संबंध। तो आपको जेंडर पता है, सारी बातें देख लेना, उसके बाद तय करना। हाँ भाई, जल्दी बताएं। जेंडर पता है ए का बी का, तो आंसर बोलिए सर। ए बी सी डी ई, हाँ मतलब चौथा। देख लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लग गया वो आंसर तय करिए। हाँ, आप फाइनल करें। सी जेंडर पता है, ए बी, ए का लड़का क्या लड़की क्या, डी, डी, शाबाश, आंसर है सी। आइए बताते हैं कैसे। हम आपको देखिए, यही आपको नहीं करना है, तो मेरा तो काम है आपको कंफ्यूज करना, और आप कंफ्यूज ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है ना। तो ये मेरा मतलब एग्जामिनर का काम है, हम आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप अपने खुद में कंफ्यूज ना होइए, अपने आंसर पे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। देखिए आपके सामने आपको पहले ये महसूस करवाएंगे कि हाँ सर वाकई में डी हो रहा है, और उसके बाद ये भी प्रूव कर देंगे नहीं डी नहीं सी, अभी चेक करना। और ये कोई जबरदस्ती का काम नहीं करेंगे, जब तुमको ठीक लगे तब हाँ कहना। क्वेश्चन क्या था बताओ, बताइए, बताइए कि किसका ए का बी से क्या संबंध, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, यही तो पूछा सर। अब पहली जानकारी क्या दी है सर बताए। ए के पिता, सामने देखना सब लोग, ए के पिता, एक काम किया हमने, ये ए लिखा, ए के पिता, तो बेटा जिसकी तरफ ये तीर का निशान लगा होता है, एरो, ये रिश्ता उसी के लिए बोला। मतलब को नोट नहीं करना, किसी को नोट नहीं करना, ठीक है, कोई नोट नहीं करना, पाप पड़ेगा विद्यारानी कसम है आपको। तो ए के पिता ये रहे सर, ये तीर का निशान जो लगा है वो जिसकी तरफ लगा है, ये एरो जिसकी तरफ है, ये रिश्ता उसी के लिए बोला, उसी के रिस्पेक्ट में बोला, मतलब पिताजी को कहा है। बात ये थी कि ए के पिता और बी के पिता, ठीक सर, ए के पिता और जो बी के पिता है ना,
ये दोनों ही लोग आपस में भाई भाई है सर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों सिबलिंग्स हैं, ए के पिता और बी के पिता। तो सर ये जो पिताजी और ये जो पिताजी है ये आपस में भाई भाई है। चलो ये आपस में भाई भाई हो गए, बिल्कुल आपस में भाई भाई है। तो इसका मतलब है बी का ब्रदर भाई होने के नाते ये पुरुष होंगे और ये भी क्या होंगे, पुरुष। हमने क्या किया, पुरुष को प्लस साइन से दिखा दिया। किस निशान से? प्लस। और महिलाओं को किससे दर्शा रहे हैं? माइनस से। तो ठीक है, तो अगर पिताजी इनको कहा है तो ये प्लस होंगे, अगर पिताजी इनको कहा है तो ये प्लस होंगे, मतलब पुरुष होंगे, दोनों भाई भाई होंगे। ठीक, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए के ये पिता है, देवी जी सामने ध्यान दीजिएगा, देवी जी ए के अगर ये पिता है तो क्या इन पिताजी का ये बेटा होगा? कंफर्म? बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। सर एक बिटिया के भी पिता होते हैं, एक बेटा के भी पिता होते हैं, लड़का लड़की दोनों के पिता होते हैं, मानते होगी नहीं? तो उस हिसाब से इन पिताजी की ये बेटी ही होगी क्या? कंफर्म? सर बेटा भी हो सकता है। तो आप बताइए ए का जेंडर प्लस या माइनस में से कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार से बच्चा बी के अगर ये पिताजी है तो इन पिताजी की ये बेटी भी हो सकती है और बेटा भी। क्या ये बात मानते होगे? सही बात है। तो एक काम किया हमने, ये कह दिया कि सर इस बच्चे के ये पिता, इस बच्चे के ये पिता, दोनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक, तो आप गौर करना, पूछा गया था ए का बी से क्या संबंध। ठीक, तो ए का बी से क्या संबंध है, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाया करेगा कभी भी ब्लड रिलेशन में, उसको ध्यान रखिएगा जिसके साथ से लिखा होता है से, उसका रिश्ता कभी मत बताया करो, कभी नहीं बताया जाता, उसका रिश्ता नहीं बताया जाता, उसके अलावा जो बच गया उसका बताया जाता है। जिस नाम के साथ से लिखा हो उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। तो ए के बारे में बताना कि जो ए है वो क्या लग रहा है। तो देखिएगा, बी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पिताजी के जो भाई होंगे, उसके पिता के जो भाई होंगे, उसके पापा के जो भाई होंगे, क्या वो बी के चाचा होंगे कि नहीं होंगे? क्या कह सकते हो? अंकल होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? बी के पापा के भाई मतलब बी के कौन हुए? अंकल। और अंकल मतलब चाचा की जो संतान है, चाचा की जो संतान है वो चचेरा भाई भी हो सकता है और चचेरी बहन भी हो सकती है। और आपको बता दें, चचेरा भाई हो चाहे चचेरी बहन हो, सर आपको इसका रिश्ता पता है। इस रिश्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कजिन। कजिन का मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन। आपसे रिश्ता ही तो पूछा, यही बात समझ रहे हो? सर कजिन का रिश्ता है, रिश्ता आ गया, काम खत्म। अब कजिन का मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन, जो आपको सोचना वो सोचो, क्या फर्क पड़ता है? रिलेशन ही तो बताना था। आमतौर पे हम एक गलती करते हैं, हम केवल हिंदी के रिश्तों को ही महत्व देते हैं, जबकि पेपर आप उठा के देखिएगा, आप जो ब्लड रिलेशन के जो ऑप्शन आ रहे हैं वो पता उसमें ऑप्शन किस में आ रहे हैं? हिंदी में आना बंद हो चुके हैं। अगर आप हिंदी वाला सेक्शन भी कर रहे होगे पेपर का, तब भी जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो अंग्रेजी में दिए जाएंगे। और ये कोई अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं है, ये आप सबको पता है। ये सर कजिन का मतलब होता क्या? कजिन का मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, ममेरा भाई या ममेरी बहन, ताऊजी वाला भाई या ताऊजी वाली बहन, इन सबको कहते हैं कजिन। इनमें से कुछ भी बना रहे कजिन, सिंपल एक वर्ड। क्या बात समझ में आ रही? तो ए का भले ही जेंडर ना पता हो, बी का भले ही जेंडर ना पता हो, लेकिन ए जो होगा या होगी वो बी का क्या कहलाएगा? कजिन। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से तो पहले वाले से क्या ए का रिश्ता निकल आया बेटा? दूसरे वाले की बात करें। दूसरे वाले में क्या कहा गया? दूसरे वाले में क्या कहा गया, जल्दी बताओ। ए डब्ल्यू की संतान है। ए जो है वो डब्ल्यू की संतान है। तो ए अगर डब्ल्यू की संतान है, ए अगर डब्ल्यू की संतान है, ए अगर डब्ल्यू की संतान है, तो इसका मतलब है कि संतान मतलब बेटा की बेटी की, दोनों दोनों हो सकते हैं। अच्छा संतान है तो बताओ फिर डब्ल्यू क्या इसके पापा होंगे? भैया पापा की भी संतान हो सकती है और मम्मी की भी। डब्ल्यू का जेंडर कंफर्म नहीं कर सकते, वो प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। क्या जाने दो, हटाओ आगे बताओ। सबसे ज्यादा बवाल तो इसमें होगा जो अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला ये गया जो ए है ना वो डब्ल्यू की संतान है। ए जो है वो डब्ल्यू की संतान है। तो अगर डब्ल्यू की संतान है तो इसका मतलब डब्ल्यू इसके पिता भी हो सकते हैं और माता भी, क्योंकि एक पिता की भी संतान होती है और एक माता की भी संतान होती है। संतान एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी। अच्छा आगे बढ़ो, क्या है? जबकि बी किसकी संतान है? आर की। जबकि जो बी है ना वो किसकी संतान है? आर की। बी आर की संतान है। अच्छा बी अगर आर की संतान है तो इसका मतलब है कि जो आर है वो बी के पापा है, मम्मी है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं सर। और अगर बी को संतान कह रहे हो तो संतान तो एक बेटा भी होता है और एक बेटी भी, दोनों ही हो सकते हैं। काट से थोड़ा आगे पढ़ते इसी में। और
W और R जो है वो एक ही व्यक्ति के संतान है, कोई एक ही व्यक्ति की संतान है, तो बेटा एक ही व्यक्ति की संतानें हैं, ये एक ही व्यक्ति की संतानें। अगर एक ही व्यक्ति की संतानें हैं तो क्या आपस में ये दोनों भाई भाई या बहन बहन या भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। इनको हिंदी में एक शब्द होता है सिबलिंग, सगे भाई या सगी बहन, सहोदर बोलते हैं बेटा, उसको सिबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर आपको नहीं पता कि W क्या है R क्या है, कुछ नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। ये आपस में एक दूसरे के या तो भाई भाई होंगे या बहन होंगे या भाई बहन में से कुछ नहीं। खैर तो आप गौर करना, B के बारे में नहीं पता कि B लड़का है कि लड़की, नहीं पता। B की मम्मी R हो सकती है और B के पापा भी R हो सकते हैं। ठीक, तो अगर B के पापा हुए R तो पापा के भाई चाचा, और अगर ये B की मम्मी हुई तो मम्मी के भाई मतलब मामा। तो बेटा W जो होंगे वो B के चाचा भी हो सकते हैं और B के मामा भी हो सकते हैं। और चाचा की संतान मतलब कि चचेरा भाई बहन, मामा की संतान मतलब ममेरा भाई बहन। तो भले ही जेंडर ना पता हो, आपको बता दें चचेरा भाई बहन हो, चाहे ममेरा भाई बहन हो, चाहे मुफेरा भाई बहन हो, चाहे मौसेरा भाई बहन हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, सर इन सभी को कहते हैं केवल एक शब्द से बताते हैं, उसका नाम क्या है? कजिन। नहीं समझ में आया? क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? तो जो A है वो B का कजिन है, आंसर दूसरे से भी आ रहा है। सर बेहतर ऑप्शन क्या कहलाएगा? C। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, इस चैप्टर का फायदा क्या मिलेगा मैं आपको आज बता देता हूँ। सर ये चैप्टर हमारा सबसे पसंदीदा चैप्टर में से एक है, ज्यादा पसंद नहीं है उनमें से, 2-3 में से खास तौर से नहीं ज्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि पूरी रीजनिंग का रिवीजन हो जाता है इसमें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको x y के मान निकालने के लिए बात की थी, अभी हम ब्लड प्रेशर का सवाल देने लग गए। अब हम तुमको डायरेक्शन भी देंगे, रैंकिंग भी करवाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, शायद ही कोई चैप्टर हो जो इससे बच पाए। बात समझ रहे? और तो और अर्थमेटिक के भी चैप्टर आ जाते हैं इसमें, समझ रहे? पूछ लेंगे बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, जानकारी फर्स्ट, इस वृत्त की त्रिज्या इतनी, जानकारी सेकंड, इस वृत्त की परिधि इतनी, पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस, निकल आएगा आंसर। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो अब आप सोचिए इसमें आप पूछना चाहें क्या पूछते ही हैं, इसमें वो हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का सवाल पूछ सकते हैं। इस कारण से ये हमारा चैप्टर इसलिए पसंदीदा है, इसमें हम आपको पूरी रीजनिंग का रिवीजन करवा पाते हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप लोग को कल मैं इसकी शीट दूंगा, प्रैक्टिस करवाता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।